हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये पॉलिटी PYQ का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले हमने 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 56 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो एक बार मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इसको बाद में ऐड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड किया गया है। तो ओरिजिनली जब इसको ऐड किया गया तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया है, वो ऐड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में। ओके, तो अभी इन टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखें तो ये पार्ट 4A में आती है। और आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 51A। ओके, तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर। टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। ओके, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ए, टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन। नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। यस, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। यस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल। यस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो इसमें नोट पूछा है तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यस, बिल्कुल, जो हमारा कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल इनजस्टिस। नहीं, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। ये ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। ओके। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यस, बिल्कुल, ये बोलता है कि हमें ये जो अंधविश्वास है इन पर यकीन नहीं करना है, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। नेक्स्ट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। यस, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया? 1, 3 एंड 4 सी। आगे चलते हैं। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज प्रोविजन मेड इन। ये पूछ रहा है कि जो लाइन लिखी हुई है सेमी कोलन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविज़न के बारे में बात कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो, 11 ही ड्यूटी है, इसको हम पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी। जब एक दो बार आंखों के आगे से निकाल लेंगे ना इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो याद हो जाएगी इजीली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन। हाँ, और एक और बात देखो, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये सिटीजन के लिए है, फॉरेनर के लिए नहीं है। ओके, सिटीजन के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटी। नहीं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिसाइबल है। ऐसा नहीं होता है कि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको ले जाकर हम कोर्ट में खड़ा कर दें, उससे ज़बरदस्ती एनफोर्स करवाई जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, पार्लियामेंट चाहे तो कोई लेजिस्लेशन पास कर सकती है, वो भी उसमें पनिशमेंट की प्रोविज़न रख सकती है, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। नहीं, ये कैसे कोरिलेटिव हो सकती है लीगल ड्यूटीज़ से? लीगल ड्यूटीज़ कौन सी होती है? वोट देना हो गया, टैक्स फाइल करना हो गया, ठीक है। तो ये लीगल ड्यूटीज से कोरिलेटिव नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं तो जब वो बिल इंट्रोड्यूस करेंगे अमेंडमेंट करने के लिए, तो उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिएगी या नहीं। बिल यानी कि बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट से पूछना है या नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके अंदर हमें प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट। ये कह रहा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्ट बनाने के लिए, देखो क्या होता है, कोई भी बिल होता है जब हम पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बिल एक्ट कब बनता है? जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, ठीक है। तो ये कह रहा है
कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, जब उसको प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा साइन करने के लिए या फिर उसको एक्ट बनाने के लिए, तो ये प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कि वो अपनी असेंट उस पर दे दे, यानी अपनी मंजूरी दे दे उसको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, उसको असेंट देनी ही पड़ेगी। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द लोकसभा and the Rajya Sabha by special majority and there is no provision of joint sitting। यस, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जब ये बिल हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसको राज्यसभा भी पास करेगी अलग से और लोकसभा भी अलग से पास करेगी। और अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसके लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, और इसको पास करेंगे तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपनी ठीक हो जाती है। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसकी हम थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्या कहता है। 1 मिनट में थोड़ा सॉल्व कर लूँ इसको। देखो, जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी चेंज करना होता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना होता है और उसको लाने के लिए हमें बिल पास करवाना पड़ता है। कौन सा बिल? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास करवाना पड़ता है। जब ये बिल पास हो जाता है तो इसको बोल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर कहाँ पर लिखा हुआ है? पार्ट 20 एंड आर्टिकल नंबर 368। तो ये क्या कहता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आया जाएगा तो वो किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और लोकसभा के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। ठीक है, और इसको सेपरेटली हमें पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। कौन सी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। जितने भी टोटल मेंबर हैं उसके 50% लोग भी होने चाहिए और उस वक्त और जिस वक्त ये वोटिंग हो रही है उस वक्त कितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 भी होना चाहिए। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। एक छोटी सी सेपरेट वीडियो बना लेंगे इसके लिए 2-3 मिनट की, मेजोरिटी को लेकर। ओके, तो इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाता है। और अगर ये बिल क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, एग्री नहीं करते हैं ना राज्यसभा ना लोकसभा, तो इसके लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ओके, और उसके बाद जब ये दोनों जगह से पास हो जाता है फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है एक्ट बनने के लिए। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी पड़ती है। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली। अभी बताया ना मैंने कि इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस in the federal character of the constitution, the amendment also required to be ratified by the legislature of all the state। देखो, इन स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ओनली बोल दिया, यहाँ पर ऑल बोल दिया। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते हैं, ऑल नहीं देखेंगे, तो हम क्या सोचते हैं कि यार हाँ स्टेट से हमें रेक्टिफाई तो करवाना होता है, लेकिन ये ऑल ना देखने के चक्कर में हम क्या करेंगे, इसको सही माराएंगे। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। देखो क्या होता है, जब भी हम कोई चेंज लेके आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और वो उस चेंज से क्या होता है कि फेडरल कैरेक्टर चेंज होता है। फेडरल कैरेक्टर क्या होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट है उनके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई चेंज आ रहा है तो उस वक्त हमें स्टेट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, स्टेट में भी बिल पास करवाना पड़ेगा, लेकिन ऑल स्टेट से नहीं, हाफ स्टेट से। जैसे अभी 28 स्टेट है ना, तो 28 से नहीं 14 स्टेट से इसको पास करवाना पड़ेगा। और जब 14 स्टेट से पास करवाएंगे तो वो सिंपल मेजोरिटी से करवाना होगा। नॉर्मली किस मेजोरिटी से करवाते हैं इसको? स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन फेडरल नेचर अगर इंक्लूड हो रहा है तो हम उसको स्टेट से भी पास करवाएंगे। कौन सी? सिंपल मेजोरिटी से। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होएगा नाइदर 1 नॉर 2। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया introduce an article placing the election of the prime minister beyond the judicial review। ये कह रहा है कि हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं उसको जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड रखा था। इसका मतलब क्या है कि इस प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती कि वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ये 44th नहीं, ये 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था। The Supreme Court of India struck down the 99th
अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वॉयलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। यस, ये ठीक हो जाता है। जुडिशरी ने इस अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था, हटा दिया गया था, ये कहकर कि ये जो अमेंडमेंट है ये वॉयलेशन कर रही है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली बी, और करेक्ट ही पूछा है। ओके, अच्छा, ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ये क्या बोल रहा था, ये एक NJAC लेके आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या हो रहा था कि जो भी जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होगा उसमें पार्लियामेंट के लोग भी बैठेंगे और जुडिशरी के लोग भी बैठे थे। तो जुडिशरी को लगा कि ये चीज़ वॉयलेशन है इंडिपेंडेंस का। जुडिशरी देखो क्या होता है, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, जो कहता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये इन तीनों की पावर सेपरेट होगी। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है इनको चेक करना। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो सेंटर के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट कर सकता है, कोई भी अगर सेंट्रल लॉ है उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हो गया अपना गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। ये कह रहा है कि जो भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट देख ही नहीं सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये आपने सही किया या गलत किया। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकता तो फिर लेजिस्लेचर कोई भी लॉ बना देगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर देगी अपने अकॉर्डिंग। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाता है डी, नाइदर 1 नॉर 2। एंड नेक्स्ट 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेजिडेंट रूल इन ए स्टेट। वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है प्रेजिडेंट रूल के, कि अगर प्रेजिडेंट रूल किसी स्टेट में लग जाता है तो क्या चीज़ इसमें नहीं होगी। तो देखते हैं अभी ऑप्शन एक एक करके। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कह रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसोल्व हो जाएगी। नहीं, ये नेसेसरी नहीं है। इसमें देखो ये वर्ड ध्यान से देखना, नेसेसरी पूछा है। अगर नॉर्मली पूछता कि ये कॉन्सिक्वेंसेज होगा या नहीं तब तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन इसने कहा है नेसेसरीली कि होगी ही होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, यस, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम रिमूव कर देते हैं। सारा का सारा कंट्रोल कौन ले लेता है, प्रेसिडेंट अपने पास ले लेता है, पार्लियामेंट के पास आ जाता है। ओके, थर्ड, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज़। भाई क्यों, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, लोकल बॉडीज़ अलग होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यही पूछा है कि नॉट नेसेसरी, तो ये भी नेसेसरी नहीं है, ये भी नेसेसरी नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा बी, 1 एंड 3। देखो फर्स्ट ऑप्शन का मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लागू होता है किसी स्टेट में तो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसी वक्त क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन जो असेंबली होती है उसको इमीडिएट इफेक्ट से रिमूव नहीं किया जाता है। उसके लिए क्या होता है, पहले पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि हाँ ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है ये ठीक है या नहीं। जब पार्लियामेंट अप्रूव कर देगी तब इसको डिसोल्व कर दिया जाता है असेंबली को भी। ओके, उससे पहले असेंबली डिसोल्व नहीं होती है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the President of India exercise his power as provided under Article 356 of the Constitution of a particular state, then ये कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा अंडर आर्टिकल 356, यानी कि जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसोल्व। नहीं, अभी अभी हमने ये ऑप्शन देखा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाए, ऑटोमेटिकली नहीं होता। और ऑटोमेटिकली तो वैसे भी कुछ नहीं होता, उसके लिए पहले पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल के लिए, तब जाके डिसोल्व होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। यस, ये ठीक हो जाता है कि जो भी पावर होगी लेजिस्लेचर की उसको कौन एक्सरसाइज करेगा, पार्लियामेंट करेगी, या जो अथॉरिटी वो बोले वो करेगी। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट। नहीं, आर्टिकल 19 पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये कब इफेक्ट में आता है, जब कौन सी इमरजेंसी लगे, नेशनल इमरजेंसी। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू दैट पार्लियामेंट। नहीं, प्रेसिडेंट थोड़ी ना रूल बनाएगा, पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं अपन,
द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। ये कह रहा है कि अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करने हैं तो इसकी पावर कहाँ से आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करेगा, एक बिल पास करेगा, उसके बाद ही हम मनी को विड्रॉ कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट देखते हैं 67। All revenue received by the union government by the way of tax and other receipt for the conduct of government business are credited to। ये बोल रहा है कि जो भी हमने रिवेन्यू अर्न किया है, रिवेन्यू बोले तो जो भी इनकम आई है, जितने भी पैसे आए हैं, कैसे, टैक्स के थ्रू या कोई और रिसिट के थ्रू, कोई फाइन लगा दिया, तो ये सारे किस चीज़ में क्रेडिटेड होंगे, यानी कि कौन से अकाउंट में जाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका मैं अपना बताऊं तो मैं हमेशा ए ऑप्शन कर देती थी जल्दबाजी में कि मैं इस कंटिजेंसी फंड को कंसोलिडेटेड फंड पढ़ लेती थी और ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। इसके अंदर ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों की लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शन लगाए ताकि स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो ऐसे ही चलता रहे। नहीं, ये हो गई गलत। प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ये सही हो जाता है। ये कह रहा है किस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए कि वो ऐसे आलतू फालतू के लॉ नहीं लेके आए कि उससे ये ना हो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी हैम्पर हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यही तो कहती है कि वो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही उनको पावर देता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बताता है कि उनको कितनी पावर दी जाएगी, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, आगे देखते हैं। देर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यस, यही तो होता है, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है ना, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, है ना, देखो फिर से आ गया ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मेन फीचर यही है। ठीक है, ये सब्सिडरी हो जाते हैं, मेन चीज़ ये हो जाती है। ओके, कई बार क्या होता है जो ऑप्शन होते हैं वो चारों ही ठीक होते हैं, लेकिन हमें उन चारों में से भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाई इन द फैक्ट दैट इट इज़ कॉल्ड इनटू द एक्टिविटी। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी किस चीज़ को बोलेंगे, तो देखते हैं ऑप्शन अपन। द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन। यस, बिल्कुल यही तो है कि जो ऑर्डनरी मैन एंड वीमेन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस और उनके करेक्टर को भी क्या कर रहे हैं हम, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। द मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। ऐसा थोड़ी ना होता है, डेमोक्रेसी इसलिए थोड़ी ना होती है कि एग्जीक्यूटिव को हम स्ट्रेंथन कर दें, जो भी लीडरशिप है, जो लीडर्स हैं उनको ज़्यादा पावर दे दें। नहीं, डेमोक्रेसी बोलते हैं ना फॉर द पीपल बाय द पीपल, किसी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ी ना होती है। ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनामिज्म एंड विजन। ये कह रहा है कि वो इंडिविजुअल जो कैसे हो, डायनामिक हो और जो विजनरी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है, हर कोई इक्वल होता है डेमोक्रेसी में, तो हर किसी के लिए होती है डेमोक्रेसी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर। ये बोल रहा है कि एक बैंड होना चाहिए डेडिकेटेडली पार्टी वर्कर का, सिर्फ नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। ऐसे थोड़ी ना होता है, सारी पार्टी थोड़ी ना आ जाएगी गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट मान लो बीजेपी की है तो उसमें ये थोड़ी ना कि कांग्रेस के लोग भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट नहीं करती गवर्नमेंट को। उसके बाद ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यस, बिल्कुल, गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पार्लियामेंट जब चाहे इसको रिमूव कर सकती है, जब लगे कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको रिमूव कर सकती है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक हो जाता है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नहीं, ये आधी स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन लोग थोड़ी ना रिमूव करते हैं उनको, रिमूव उनको पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जाता है, इनके अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाके, तो ये भी गलत हो गया। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म। ये थोड़ी ना होता है कि
उसकी जो फिक्स टर्म है उससे पहले उसको रिमूव ही नहीं कर सकते। नहीं भाई, 5 साल से पहले भी रिमूव कर सकते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट है उसकी नॉर्मली टर्म कितनी होती है, 5 साल की होती है। उसको 5 साल से पहले भी रिमूव किया जा सकता है अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है तो। ओके, तो ये भी गलत हो गया, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए, ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है। अभी बताया था ना ऊपर, वो गवर्नमेंट जिसको पावर कॉन्स्टिट्यूशन देती है और ये भी बताती है कि कितनी पावर दी जाएगी, यानी कि उसकी पावर तो है लेकिन लिमिटेड पावर है। देखते हैं। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट यस। यही तो कहता है कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड, उसके पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा डी। आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, ये देखो कितनी बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 2021, 2020, इससे पहले भी देखा ना, तेरा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, तो 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है, वही जिसकी जो पावर हो वो लिमिटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको लिमिट करके रखे पावर को। ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, ए गवर्नमेंट वूज हैड इंजॉय द नॉमिनल पावर नहीं, ए गवर्नमेंट वूज हैड इंजॉय रियल पावर नहीं, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही इनकी पावर्स कैसी है, लिमिटेड कर दी गई है। नेक्स्ट, वी अडोप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये वाला मॉडल हमने कहाँ से बोरो किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोरो किया है, लेकिन फिर भी जो हमारा मॉडल है वो उससे अलग है। क्यों अलग है, कैसे अलग है? एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द सुप्रीम और सोवरन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है ना वो सोवरन है, वो जो चाहे वैसे रूल ला सकती है, लेकिन जो हमारी पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है, उसकी पावर लेजिस्लेशन की यानी कि लॉ बनाने की पावर लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है कि भाई जो भी ये लॉ बनाएंगे वो कैसे होने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट नहीं करते होने चाहिए, या फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको चेक करने के लिए इस पार्लियामेंट के ऊपर कौन बैठा है, जुडिशरी बैठी है। जुडिशरी एक्टिवेट हो जाएगी और बोलेगी कि जो आपने ये रूल बनाए ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। तो इंडियन पार्लियामेंट की पावर कैसी हो गई, लिमिटेड हो गई। वहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सोवरन है, उसने जो लॉ बना दिया वो बना दिया, जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता फिर उस पर। ठीक है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो जिन प्रिंसिपल पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे क्या करते हैं, कई बार क्या होता है हम रेंट पे घर ले लेते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई आप अपने अंदर रूम में कुछ भी चेंज करो, कैसी भी पेंट करो, कैसे भी आप अपने डेकोरेशन करो, कैसे भी फर्नीचर रखो, लेकिन ये नहीं है कि आप उसकी वॉल को एक साइड से हटा दो या फिर उस वॉल को वहाँ से हटा के थोड़ा आगे बढ़ा दो या कम कर दो। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही इधर भी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया मैटर्स related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitutional bench by supreme court। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लाती है किसी भी एक्ट में, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बोले तो मतलब कि वो जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, वो चेक करने के लिए पार्लियामेंट उस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफ़र करती है, सुप्रीम कोर्ट की। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है कि उसके अंदर 5 जज होंगे जो उसको रिव्यू करेंगे। तो ये बात भी ठीक है अपनी, तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ठीक। तो 74 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, कुछ रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने रखेगा। तो कौन कौन सी चीज़ों को पार्लियामेंट के सामने वो रखेगा, तो ऑप्शन देखते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल जो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है कि ये कि फाइनेंस कमीशन ने ये चीज़ें बोली हुई हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, नहीं भाई इसकी कमेटी की रिपोर्ट को नहीं रखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हाँ ये भी ठीक हो जाएगा। तो जो कैग की जो रिपोर्ट होगी वो भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यस बिल्कुल इसकी भी रिपोर्ट रखेगा NCSC की। जो भी ये कमीशन रिकमेंड करेगा उसकी रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट के पास रखी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4 C। ओके, आगे चलते हैं। द प्रेजिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्ट्री ऑफ द सेड बिजनेस। तो ये कह रहा है जो प्रेसिडेंट है वो रूल बनाएगा ताकि जो भी ट्रांजेक्शन हो गवर्नमेंट की वो क्या हो, इजीली होती रहे। ठीक है, तो हाँ ये लाइन बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्ट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नहीं, गलत। किसके नाम से जो भी एक्शन लिए जाएंगे, जो भी चीज़ होगी, जो भी एक्शन लिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, अभी तो बताया कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके नाम पे होती है, प्रेसिडेंट के नाम से होती है। ठीक है, तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर ली जाएगी वो किसके पास होगी, प्रेसिडेंट के पास होगी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। नहीं भाई, ये भी नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हाँ भाई बिल्कुल, हर एक स्टेट जो MLA होंगे उनकी जो वोट होगी वो अलग अलग होगी हर स्टेट की। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP ऑफ द राज्यसभा। नहीं, ये गलत हो गया। ये लोकसभा और राज्यसभा की जो MP की जो वोट होती है वो सेम होती है, MLA की वोट अलग अलग होती है क्योंकि वो स्टेट वाइज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। गलत। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा राज्यसभा का, और वाइस प्रेसिडेंट की एक कंडीशन होती है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो जो चेयरमैन है वो तो मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का, लेकिन डिप्यूटी चेयरमैन मेंबर होता है। तो जो राज्यसभा के जो मेंबर होंगे उनमें से किसी एक को इलेक्ट कर लिया जाएगा एज डिप्यूटी चेयरमैन, लेकिन जो चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। वो कौन होता है, वॉइस प्रेसिडेंट होता है। एक्स ऑफिशियो मतलब कि वॉइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो क्या बन गए, चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के अपने आप। उसको उसके लिए कोई भी अलग से इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, अगला चलते हैं सेकंड। While the nominated member of two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president। बिल्कुल ये सही हो जाता है। कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, जिनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। कितने मेंबर, 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। कौन से हाउस के लिए, राज्यसभा के लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों, अगर ये पार्टिसिपेट करेंगे तो कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वॉइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। तो अपना आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ बता रहा है, वो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी बात सही है। Need not necessarily be a member of one of the house of the parliament but must be become a member of one of the houses within 6 months। बिल्कुल ये सही बात बोली गई है कि जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा तब जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो, लेकिन जब उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा तो उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 6 महीने तक नहीं बनता है तो उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। आगे भी देख लेते हैं। नीड नॉट नेसेसरीली बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ। नहीं, ज़रूरी नहीं है लोकसभा, वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मस्ट बी ए मेंबर
ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर हो, वो बिना मेंबर हुए भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको मेंबर बनना पड़ेगा। मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। नहीं, वही बात हो गई ना, तो अपना ऑप्शन आ गया ए। मैं करना चाहती तो ये भी कर सकती थी कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर और अपॉइंटमेंट, इसका आंसर ए हो गया। ऐसे नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। अगर ऐसे करना होता मुझे तो ये आधे घंटे में 4 के 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हमने 4 पार्ट लेके आए, हर पार्ट 20-20 मिनट का तो होगा, ठीक है। तो हम आराम आराम से चलेंगे, डेली के चाहे 10 क्वेश्चन करें चाहे 20 क्वेश्चन करें, लेकिन वो थोड़े अच्छे से कर लेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, किसी भी ऑप्शन को लेकर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।